हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक बढ़िया होंगे ना। तो आज मैं आपके लिए फिर से नए सिरे से, यूं कहो कि भी नए जोश के साथ आपकी क्लास आपके साथ शुरू करना चाह रही हूँ, क्योंकि सिलेबस भी कुछ बदल गया है। और खुशी की बात यह है कि सिलेबस बहुत कम हो गया है, पहले बहुत अधिक था, जो बच्चे परेशान हो जाते थे। तो अब मैं बदले हुए सिलेबस के साथ आपके साथ आऊँगी, हर टॉपिक के साथ। तो देखो, ये मैंने श्लेष अलंकार दिया है। और पहले एक बात और बता दूं कि सिलेबस बदल गया है और अब जो है अर्थालंकार, ये शब्दालंकार के अंतर्गत सिर्फ एक ही श्लेष बाकी है, यानी कि ये एक ही अलंकार है जो हमारे सिलेबस में है शब्दालंकार के अंतर्गत। वैसे तो 3 भेद होते हैं ना, यमक, श्लेष और कौन सा होता है, अनुप्रास। तो अनुप्रास भी हट गया और यमक भी हट गया, अब सिर्फ रह गया हमारे पास श्लेष अलंकार। तो खुश हो जाओ, सिर्फ एक ही है, लेकिन एक को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। समझ लेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके उदाहरण पे मैं ज़्यादा जोर देती हूँ, और उससे पहले हम समझ लें कि श्लेष शब्द का अर्थ क्या है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, और लाइक भी कर दो, और साथ में कमेंट भी कर देना ये वीडियो पूरा देखकर। बीच बीच में स्किप मत किया करो, लगातार देखा करो, क्योंकि स्किप करने से बहुत सारी बातें मिस हो जाती हैं। मिस होने की वजह से हम पूरी नॉलेज नहीं ले पाते हैं। पूरी बात समझने के लिए लगातार देखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज का वीडियो आप पूरा देखेंगे बिना स्किप किए हुए। तो आज मैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए अलंकार लेकर आई हूँ। अलंकार में हमने देखा कि शब्दालंकार के अंतर्गत अब जो नया सिलेबस आया है उसमें सिर्फ एक ही अलंकार है। शब्दालंकार का एक भेद है श्लेष अलंकार। वैसे तो और भी भेद है ना, जैसे अनुप्रास अलंकार है, यमक है और श्लेष है। अब अनुप्रास भी हटा दिया और यमक भी हटा दिया। अब इस समय आपको सिर्फ इसका अभ्यास करना है, श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार को समझने के लिए सबसे पहले इसका अर्थ देख लो। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, श्लेष का मतलब होता है चिपकना, और चिपकना का मतलब है कि यहाँ पर शब्द की आवृत्ति नहीं होती। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है, यह शब्दों की आवृत्ति नहीं होती, परंतु शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ देखो, एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, लेकिन शब्द एक ही होता है, बार बार रिपीट नहीं होता, लेकिन एक ही शब्द होने के बावजूद वहां पे बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, इसलिए इसे श्लेष अलंकार कहा जाता है ना। एक बात यह तो स्पष्ट हो गई, जहां पर शब्द रिपीट नहीं हो रहा, जहां शब्द की आवृत्ति नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी उसके अनेक अर्थ हैं। अब यहाँ मैंने उदाहरण लिख दिए हैं। एक उदाहरण तो आपका जाना पहचाना है, मंगत को देख पट देत बार बार, है ना। यहाँ पट शब्द का अर्थ जो है ये है, एक तो दरवाजा और दूसरा है वस्त्र। यानी कि मंगत को देख, मंगत यानी कि भिखारी को देखकर घर में जो गृहिणी है वो पट यानी दरवाजा बार बार बंद कर देती है। और दूसरा अर्थ ये बनता है कि भिखारी को देखकर गृहिणी जो है वस्त्र बार बार दे रही है। ये बात स्पष्ट हो गई। पट शब्द के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार आया है। अगले दूसरा उदाहरण देखिए, को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर वृषभानुजा और हलधर ये 2 शब्द हैं जिसके अनेक अर्थ हैं। वो कैसे, देखो, वृषभ, अब इसको मैंने यहाँ पे संधि विच्छेद करके लिख दिया है, वृषभ अनुजा। एक शब्द ये बनता है वृषभ, यहाँ पे जो आ की मात्रा है वो अ इसके साथ मिल गया, वृषभ अनुजा। और दूसरा शब्द बनता है वृषभानु और जा, है ना। जा का मतलब पुत्री, अनुजा का मतलब छोटी बहन। तो वृषभ जो है, वृषभ का मतलब होता है बैल, बैल की छोटी बहन गाय। एक अर्थ ये हो गया। और दूसरा जो है वृषभानु,
वृषभानु की बेटी यानी राधा, क्योंकि राधा के पिताजी का नाम वृषभानु है, आपको सबको पता है। तो वृषभानु की बेटी राधा। अब यहाँ पे देखो हलधर, हलधर का मतलब होता है हल धारण करने वाले, यानी आपको पता है कि गाय का भाई जिसे बैल कहा है वो भी हल जोतने के काम आता है। उसके कंधे पर हमेशा हल का जो वो बना होता है ना, लकड़ी सी मूठ सी बनी होती, वो उसके कंधे पर रहती है और वो खेतों में हल जोतते हुए नजर आता है। तो बिल्कुल वैसे ही जो हल को धारण करने वाला यानी बैल, और दूसरी तरफ है हल को धारण करने वाले यानी बलराम, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। आपने देखा होगा कि बलराम जी की पहचान होती, वो भी हल को हमेशा कंधे पर रखते हैं, ऐसे हल होता है उनके कंधे पर। तो इसलिए हल को धारण करने वाले कृष्ण के बड़े भाई बलराम भी हैं, और हल को धारण करने वाले गाय का जो गाय है यानी गाय का भाई बैल है। तो इसलिए हलधर में भी दो अर्थ निकल रहे हैं, बैल और बलराम। और वृषभानुजा में एक वृषभ अनुजा, दूसरा वृषभानु और जा, इस तरह से दो अर्थ निकल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर वृषभानु में भी श्लेष अलंकार है और हलधर में भी श्लेष अलंकार है। तो बात स्पष्ट हो गई होगी कि जहां पर शब्द रिपीट नहीं हो रहा फिर भी उसमें अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए वो श्लेष अलंकार है। तो श्लेष अलंकार का अर्थ आपको ठीक से समझ आ गया, लेकिन आप इसके उदाहरण और ढूंढें और इकट्ठे करें पुस्तकों में से देखकर, और उस पर अभ्यास करें कि वहां पे श्लेष अलंकार क्यों है। तो जब क्यों का उत्तर मिल जाएगा तो श्लेष अलंकार का जो भेद है, जो उसकी परिभाषा है, वो एकदम क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आज का हमारा ये श्लेष अलंकार का जो टॉपिक है वो अच्छे से, श्लेष अलंकार की परिभाषा को समझना यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से मनन करने के लिए, अपने दिमाग में बैठाने के लिए इसके उदाहरण आप जितने अधिक ले सको, जितने अधिक ले सको। इस समय आपके पास बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन जो है उसकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप शुक्र मनाओ कि आपके पास शब्दालंकार का एक ही भेद है, पहले 3 थे, 2 कम हो गए इसमें, है ना। तो यानी कि इस पर हम बहुत अधिक अच्छे से समय लगाकर इसको समझ सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही भेद बताए हैं, 2 ही उदाहरण दिए हैं, तो आप इसके कम से कम 10 उदाहरण ढूंढो। और बुक, ये नहीं कि जो आपके पास बुक है सिर्फ उसी से काम चलाओ, नहीं, 2-3 और बुक्स देख लो। व्याकरण की बहुत बुक्स होती हैं अलग अलग, अपने फ्रेंड सर्कल में पता करो कि जो उनके पास बुक्स है उनसे उदाहरण लो, है ना। और जो छोटी क्लासेस की बुक्स भी, क्योंकि व्याकरण की बुक्स तो सभी रखते हैं अपने पास, तो व्याकरण की बुक्स लो, 3-4 बुक्स लो, उनमें से अलग अलग बुक्स में से उदाहरण उठाओ और उसका उदाहरण करो। सबसे अच्छा तरीका यही होता है अपनी प्रैक्टिस करने का। एक ही बुक में पर निर्भर मत रहो, और ये जितने भी आप उदाहरण लेंगे, अगर उसमें से जो समझ ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे जरूर पूछो, मैं आपको उत्तर दूंगी। और इसके लिए वेट करना पड़ेगा अगले वीडियो का, तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार है, और इसलिए चलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। बाय बाय।